आवर यूट्यूब चैनल ओरिजिन एजुकेशन ए वे टुवर्ड सक्सेस। मैं विशाल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ओरिजिन एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही टाइम से चर्चा का विषय एक प्रपोजल था जिसे अप्रूव कर दिया गया, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम के, चाहे वो बैंक एग्जाम्स का एस्पिरेंट हो, चाहे वो रेलवे एग्जाम देना चाहते हो, रेलवे में नौकरी करना चाहते हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हो, सारे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा आगे जिसके आपको परिणाम देखने को मिलेंगे ऐसा प्रस्ताव है, जो कि है सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए, मैंने देखा कि जब से यह प्रपोजल अप्रूव हुआ है, बहुत सारे YouTube वीडियो जिस पर बनाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम YouTube वीडियो से नहीं है, प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा मिसलीड किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, बहुत सारी मिस इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन बच्चों को दी जा रही है। मैंने देखा एक बहुत बड़ा जीके का चैनल है, जीके के टीचर हैं, और उन्होंने सेट का फुल फॉर्म बताया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इतने पे ही मैंने वीडियो कट कर दी। मैंने देखा कि इतना ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो अब मुझे एक वीडियो बनाकर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग सेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वो सेट क्या है, क्यों है, क्या करेगा, ये सारी बातें चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जिस भी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके या जिस भी स्टूडेंट को सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, वो इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरा फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ओरिजिन एजुकेशन के नेम से, आप वहां पर लिखें, मैं वहां पे भी आपके डाउट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेट से रिलेटेड कोई भी डाउट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए अब हम इस वीडियो को बिल्कुल शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारे ही फैक्ट्स इंफॉर्मेशन को बिल्कुल नोट किया है आपके लिए, ताकि आपको एक भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना, आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिले। बिल्कुल सारा ही जो है वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है उनसे लिए गए डाटा है, तो आप इन पर बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं। और अगर आपको ना भी बिलीव हो तो आप जब फर्दर इस पर रीड करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक है सारी बातें। तो चलिए बिल्कुल हम लोग मेन इसकी जो भी पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने समझा सेट, CET, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। जैसा इसका नाम है, देखिए ये कई सारी परीक्षाओं के लिए एक कॉमन टेस्ट कराने की बात है। ये हमारे जो देखिए क्या है कि हम जो भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं वो समान, सेम, देखिए क्राइटेरिया सेम है, सेम क्राइटेरिया, मैं अगर बोलूं सेम क्राइटेरियन, यानी कि समान जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। अलग अलग परीक्षाओं से मेरा मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको ग्रेजुएशन पर ही, आप एक ग्रेजुएट छात्र हैं और आपको परीक्षा देनी है, तो जिसको बैंक का परीक्षा देना है वो अलग से बैंक का फॉर्म भरेगा, जिसको ग्रेजुएट लेवल पे ही एसएससी की परीक्षा देनी है वो अलग से एसएससी का फॉर्म भरेगा, ग्रेजुएट लेवल पे ही जिसको रेलवे में नौकरी चाहिए वो अलग से रेलवे का फॉर्म भरेगा। सारे फॉर्म्स अलग अलग। मगर अब केंद्र सरकार ने जाकर, अब हमारी सरकार शायद कुछ स्टूडेंट्स के बारे में सोच पाई है, बहुत ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, कि अब इन सारे परीक्षाओं को एक करने की बात की गई है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि सरकार ने ये बात बिल्कुल डाटा में कहा है कि हर साल 2.5 करोड़, मिनिमम 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ जो एस्पिरेंट्स हैं वो एग्जाम देते हैं। कितने नौकरियों के लिए? तो 1.25 लाख जॉब्स के लिए, 1.25 लाख जॉब्स के लिए इतने 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो हैं वो परीक्षा देते हैं। अब जब ये परीक्षा देते हैं तो होता क्या है, सारे लोग अलग अलग फॉर्म भरते हैं, सारे लोग अलग अलग परीक्षाएं देते हैं, और
उनकी पात्रता क्राइटेरिया क्या है, सेम 12 पास का सब में एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन पे सब में एग्जाम होता है, 10th पास पे सब में एग्जाम होता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, सरकार ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो टीयर वन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, टीयर 1 का जो परीक्षा है सारे ही, ये जो सेट में लाया गया है वो एसएससी, बैंक से मेरा मतलब आईबीपीएस के जो एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस, और रेलवे से मेरा मतलब है आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रेलवे। तो इन्होंने क्या किया है, सरकार का कहना है कि इन सारे ही के जो टीयर 1 या प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होते हैं, जो प्रथम चरण इसका होता है स्टेज 1, अगर मैं आपसे और आसान भाषा में कहूं तो स्टेज 1 जो पहला स्टेज का परीक्षा है वो एक होगा। एसएससी, बैंक, रेलवे अलग अलग परीक्षाएं अब नहीं करेगी, आपको सीजीएल टीयर 1, बैंक का टीयर 1 और रेलवे का टीयर 1 देने की अलग अलग जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, अब एक परीक्षा होगा सेट। अच्छा, अब आपने सेट दिया तो सबसे पहली बात कि जैसे आप जानते हैं कि सीजीएल को एनटीए कराता था, तो अब बताइए कि सेट को कौन कराएगा। तो देखिए सेट को कराने के लिए सरकार ने पूरे भारत के सारे सेंट्रल, जो भी सेंट्रल नौकरियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनकी परीक्षाओं को कराने के लिए एक एजेंसी का स्थापना किया है जिसका नाम है एनआरए, नेशनल, मैं पूरा लिख रहा हूं फुल फॉर्म इसका, आप याद रखेंगे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ठीक है, ये जो है ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या कराएगी, सेट की परीक्षा कराएगी। अच्छा, परीक्षा सेट की राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी, एनआरए कराएगी। अब आप समझिए कि जब ये कराएगी तो हमारा होगा क्या, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड जो पहला एग्जाम आप देते हैं बिल्कुल ऑनलाइन मोड में होगा, जैसे आप एग्जाम दे रहे थे वैसे ही एग्जाम होगा। एग्जाम के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं है, सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑनलाइन होगा। हाँ, सिलेबस पे मैं अभी बात करूंगा, सिलेबस में मैं बिल्कुल अभी बहुत ही ध्यान से बात करूंगा, आप इस आगे सुनिए। तो एक परीक्षा होगी सीबीटी की ऑनलाइन इन तीनों के लिए, किसके लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे। अब इन तीनों का क्या, टीयर 1 एग्जाम, टीयर 1 एग्जाम एक ही होगा जिसका नाम हम लोग कहेंगे सेट, एनआरए कराएगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी, परीक्षा का स्वरूप नहीं बदलेगा, ऑनलाइन होगा, और बिल्कुल जैसे कि आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर पे टेस्ट आप देते थे तो बिल्कुल कंप्यूटर पे ही टेस्ट होगा। अच्छा, ये बात आपने इतनी समझी, इतनी बात में कोई डाउट है। अब हम जरा सा ये समझ लें कि सेट को बनाने की, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो देखिए जो इसको बनाने की आवश्यकता है वो इसलिए पड़ी दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए मैं आपको इसके जो मेन पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट द्वारा बताए गए हैं मैं वो डायरेक्ट आपको बता देता हूं। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो देखिए कि बच्चों को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती थी, बहुत सारी परीक्षाएं, मैं इसको समझाता हूं क्या है ये बहुत सारी परीक्षाएं। देखिए क्या है, आप एक ग्रेजुएट हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप चाहते हैं कि ग्रेजुएट लेवल की मैं नौकरी करूं। अब आपको एसएससी के लिए अलग से फॉर्म भर के उसकी परीक्षा का बर्डन अलग है, रेलवे की परीक्षा का बर्डन अलग है, टीयर 1 एग्जाम, और बैंक अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसकी परीक्षा का बर्डन अलग है। और कभी कभी तो आपकी परीक्षाएं बिल्कुल एक साथ पड़ जाती हैं, जैसे एक ही महीने में आपका एसएससी का भी परीक्षा है, रेलवे का भी परीक्षा है। अब बच्चा परेशान हो जाता है कि मैं एसएससी की प्रिपरेशन करूं या रेलवे की प्रिपरेशन करूं, क्योंकि थोड़ा सा जो पेपर का पैटर्न है वो दोनों का अलग अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मान सकता मैं अगर मैं एसएससी की बात करूं, लेकिन सारी चीजों में कुछ तो अलग है।
बैंक में आपके कुछ चेंजेस हैं, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, एसएससी में इंग्लिश मैथ सब कुछ आती है, तो कहीं ना कहीं पेपर के पैटर्न में कुछ डिफरेंसेस हैं। और अगर आपने तीनों फॉर्म भरा है तो आप सोचिए कि आप एक ही महीने में तीनों परीक्षाएं कैसे दे पाएंगे। और आपने कोई गलती नहीं की अगर आपने तीनों परीक्षाएं भरी है तो। आखिर बताइए, यहां पे भी आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भरिए, यहां पे भी आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भरिए, और यहां पे भी वही बात कही जा रही है। तो मैं क्यों ना भरूं ये तीनों फॉर्म? क्यों मैं बैंक में ना अप्लाई करूं अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो? क्यों मैं रेलवे में ना अप्लाई करूं अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो? या क्यों मैं एसएससी में ना अप्लाई करूं? तो बिल्कुल ये सरकार ने भी माना कि अगर मेरे पास वो नॉलेज है, मैं उस चीज के लिए एलिजिबल हूं, मैं उस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हूं, तो मुझे ये फॉर्म भरना चाहिए। और अंततः सरकार ने सेट बनाया, सारे के टीयर 1 एग्जाम सेम कर दिए। अब टीयर 1 एग्जाम में अलग अलग आपको पास होने का बोझ नहीं उठाना है, अलग अलग फॉर्म भरने का नहीं। अब देखिए दूसरी बात, पैसे की बचत होगी आपकी। पैसे की बचत कैसे होगी? देखिए, एसएससी का फॉर्म भरा आपने, आपका 500, 200 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए का आया। बैंक के फॉर्म आप जानते हैं कितने महंगे होते हैं। रेलवे के फॉर्म आपने भरा, उसका अलग से आपने पैसा दिया। सोचिए, एक ही ग्रेजुएट लेवल के ही एग्जाम मैंने 3 भरना चाहा तो मुझे एक ही फॉर्म के लिए 2 से 3 हजार रुपए खर्च करने पड़ गए। अब अगर एक एग्जाम होगा तो मुझे सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके लिए जो भी उसकी फीस होगी 200, 500 मुझे बस एक बार देनी होगी। तो सोचिए आपकी पैसे की बचत हुई कि नहीं। बैंक्स के फॉर्म आप जानते हैं कितने महंगे होते हैं, 1000, 1500 रुपए के फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपकी पैसे की बचत हो गई। तीसरी बात समझिए आप, देखिए अब बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं और ये बात मानते भी हैं कि बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा जल्दी होता है, टाइम पे एग्जाम होता है, टाइम पे सिलेक्शन होता है। तो देखिए आखिर क्या वो चीजें हैं जो बैंक में होती हैं और एसएससी में नहीं होती हैं। मैंने बहुत सारे एसएससी के स्टूडेंट्स को ये कहते देखा कि यार बैंक का सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा अच्छा है, बहुत जल्दी लोग नौकरियां पा लेते हैं बैंक में। तो अब जब तीनों एक साथ होगा तो सरकार मिलकर ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों पे काम ना करना पड़ेगा और एक ही जगह काम करेगी और सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। मैं कहूं तो तेज हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल तेज हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आप एक पॉइंट, हाँ एक जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि हेडेक है, मैं खुद जो एग्जाम देता हूं उसमें मुझे सबसे जो ज्यादा हेडेक लगता है वो होता है ट्रेवल का हेडेक। देखिए ट्रेवल में कई सारी परीक्षाएं हैं, परेशानियां हैं। एक तो आप समझिए कि एक परीक्षा देने के लिए आपको एक जिले से दूसरे जिले तक जाना पड़ता है, 200-200, 300-300 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। और समझिए कि 300 किलोमीटर का सफर करने के बाद एक बच्चे की मानसिक हालत, जो मेंटल उसका कंडीशन है, वो एग्जाम देने लायक उतना अच्छा नहीं रहता है। अगर आप बहुत ही धनी नहीं है, कोई एक्सेप्शनल प्रतिभा के, तो कोई भी बच्चा एक टायर्ड फील करता है, थका हुआ फील करता है इतनी यात्रा, इतनी जर्नी करने के बाद। पैसे का खर्च अलग, वो कहीं रुकेगा तो वहां पे अलग, खाने पीने का बहुत सारे खर्चे, फिर खर्चों के बाद टायर्डनेस, एग्जाम देने बैठने से पहले की टायर्डनेस। अगर आपके घर के पास, आपके जिले में कहीं परीक्षा हो तो वो टायर्डनेस से आप बनेंगे। तो इसलिए क्या है, सरकार ट्रेवल को खत्म करने के लिए क्या कही है, हर जिले यानी डिस्ट्रिक्ट में ही ये लोग एक एग्जामिनेशन सेंटर बना देंगे। तो अब बच्चों को बहुत दूर, 300-300 किलोमीटर दूर जर्नी या ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे आपके जो एक मेंटली या हेल्थ से आपकी प्रॉब्लम होती थी वो रुकेगी, पैसे बचेंगे। क्योंकि ये सच बात है, मैंने अपने एग्जाम्स में देखा है कि जर्नी करने के बाद एक टायर्डनेस हो जाती है एग्जाम देते टाइम। तो बिल्कुल अब आप समझिए कि ये सारे ही उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव थे इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेट को लाने के। बहुत सारी परीक्षाएं आपको नहीं देनी है, एक परीक्षा देनी है, पैसे की आपकी बचत होगी, सिलेक्शन प्रोसेस तेज होगा, ट्रेवल नहीं फालतू का करना पड़ेगा आपको बहुत दूर दूर तक। ठीक है, आप समझिए इसकी क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी तो मैंने एक भूमिका तैयार की कि क्यों ये लाया गया, क्या है। अब आप समझेंगे
कि क्या इसके फीचर्स हैं, क्या हमें फायदा होगा अगर मैं एक गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस हूं, अगर मैं एक सरकारी परीक्षा देने वाला विद्यार्थी हूं, तो मुझे इससे क्या फायदा होगा। क्यों प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि ये हर सरकारी परीक्षा देने वाले एक विद्यार्थी के लिए वरदान, एक बून होगा। बून का मतलब वरदान। क्यों ऐसा कहा, मैं उन फीचर्स को आपको गिनवाता हूं, आप समझिए। देखिए, सबसे पहला फीचर कॉमन रजिस्ट्रेशन। कॉमन रजिस्ट्रेशन क्या है साहब? कॉमन रजिस्ट्रेशन रोज बैठ के आपको चेक नहीं करना है, अरे कोई वैकेंसी आई क्या, कोई वैकेंसी आई क्या, बिल्कुल नहीं। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स जो हैं, जो भी केंद्र सरकार के जॉब हैं, इंपॉर्टेंट अभी के लिए देखिए इन 3 को किया गया है, मगर आगे चल के और भी बहुत सारे एग्जाम्स इसमें कराए जाएंगे, तो ये जो है ये इसमें आ जाएंगे। दूसरी बात आप एक समझ लें कि ग्रेड बी और ग्रेड सी की, ग्रेड बी एंड सी, यानी ग्रुप बी और सी की जो नौकरियां होती थी, जो ग्रुप बी या सी की नौकरियां होती थी, वो नौकरियां इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी, तो जो ग्रुप बी की आप नौकरियां देते थे, पेपर देते थे एसएससी या बैंक या फिर रेलवे में, या फिर ग्रुप सी की, वो सारी वैकेंसी इसमें आ जाएंगी। इसके आगे देखिए, अब आप समझिए एक बात कि जैसे बैंक, एसएससी या रेलवे, आप समझिए बैंक, एसएससी या रेलवे, ठीक है, सारे ही ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम कराते हैं कि नहीं, आप बताइए। तो अब सारे ग्रेजुएट लेवल एग्जाम तीनों के ही एक परीक्षा आपको देनी होगी, और आप तीनों के ही, अगर आपने एक ये सेट पास कर लिया तो आपने बैंक का भी टीयर 1 पास कर लिया, एसएससी का भी टीयर 1 पास कर लिया और रेलवे का भी टीयर 1 पास कर लिया ग्रेजुएट लेवल पे। आपको ये हेडेक नहीं है कि मैंने तो सीजीएल टीयर 1 पास किया है, बैंक का नहीं पास किया है, रेलवे का नहीं पास किया। सोचिए कितना ही ज्यादा अच्छा है ये कि आपने एक परीक्षा दी और तीनों का टीयर 1 आपने एक साथ उड़ा दिया। बिल्कुल मैं यही कहूंगा, उड़ा दिया आपने। नेक्स्ट, 12th पास के जो भी एग्जाम हैं, जैसे एसएससी में आप सीएचएसएल देते हैं, बैंक में आप देते हैं एग्जाम, रेलवे में भी देखिए एनटीपीसी का 12th पास पे कुछ जो जॉब्स हैं उसमें है, तो ये सारे ही जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा 10th पास, देखिए एमटीएस का जो एग्जाम देते हैं और ऐसे ही बैंक वगैरह में जो, तो मतलब आपने एक एग्जाम दिया और आपने इन तीनों के लिए ही परीक्षाएं टीयर 1 की क्लियर कर ली। अब जिसमें टीयर 1 ही है, जैसे सीएचएसएल में सिर्फ टीयर 1 है, उसके बाद की जो डिस्क्रिप्टिव परीक्षा है वो है, तो आपने टीयर 1 यहां से पास कर लिया है। तो ये आपने जब एक परीक्षा ये दे दी, ठीक है, तो आपको मिलेगा एक स्कोर कार्ड। क्या मिलेगा? जब आपने ये परीक्षा पास कर ली देकर, तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। सोचिए कि आपने इस साल परीक्षा दी और आपके 100 में से 75 मार्क्स आए, ठीक है, और वो जो स्कोर है वो तीनों ही में के टीयर 2 को देने के लिए अब होगा। देखिए टीयर 1 का एग्जाम आपने दिया और आपका 75 मार्क्स आया, ठीक है। अब देखिए ये जो एसएससी, बैंक, रेलवे जो एजेंसी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या आईबीपीएस या रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इसको खत्म नहीं किया जाएगा। एक मैं और आपको बात बता दूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब एसएससी, बैंक, रेलवे का खेल खत्म, आरएलबी का रेल खत्म, फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए टीयर 1 आप सेट से देंगे, सेट का टीयर 1 जब आपने क्वालिफाई कर लिया, तो बताइए सीजीएल में टीयर 2 होता है कि नहीं? तो सीजीएल का टीयर 2 कराना, टीयर 3 कराना किसका काम है? एसएससी का काम है। ऐसे ही रेलवे का ग्रेजुएट लेवल पे टीयर 1 तो आपने क्लियर किया, लेकिन उसका फिर टीयर 2, टीयर 3 ये कराना किसका काम है? बिल्कुल रेलवे के रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी का काम है। टीयर 1 आप यहां से क्लियर करेंगे सेट से, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से, मगर टीयर 2, टीयर 3 आपको हर एग्जाम का अलग अलग देना है। बैंक का अलग देना है,
एसएससी का अलग देना है और रेलवे का, और वो बिल्कुल सही भी है। आप समझिए हर नौकरी, हर गवर्नमेंट जॉब की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने कुछ उनके एक स्पेशल एबिलिटी भी चाहिए होती है। अगर आप में सच में वो एबिलिटी है तो आप उसका टीयर 2 टीयर 3 क्लियर करेंगे। मगर जो टीयर 1 देने की एक भीड़ को हटाने के लिए सारे लोग, देखिए टीयर 1 में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो सारे ही लोग क्या करते थे कि भीड़ को हटाने के लिए अपनी अपनी परीक्षाएं करते थे। ऐसा क्यों? एक रियल का जो पढ़ने वाला बच्चा है और एक जिसमें सच में एबिलिटी है, वो भी इस चक्कर में नहीं कर पाता था। मैंने बताया एक ही महीने में आपकी कई सारी परीक्षाएं एक साथ हो जाती थी। बैंक की भी परीक्षा है, एसएससी की भी परीक्षा है। अब एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी यह परेशानी है कि वो क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो अब हमें इन सारी चीजों से छुटकारा मिलेगा और हमें जो है एक ही परीक्षा देके हम तीनों के ही टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन समझिए अब आपको एक स्कोर कार्ड मिला टीयर 2 टीयर 3 देने के लिए, और आपने सोचिए कि सेट का टीयर 1 दिया और आपके 75 मार्क्स आ गए, लेकिन आपको लगा कि ये मार्क्स नहीं सही है और आपने सेकेंड ईयर फिर से एग्जाम दिया और आपके 70 मार्क्स ही आए, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपका ये मार्क्स नहीं माना जाएगा, माना जाएगा ये मार्क्स। लेकिन कितने साल तक? 3 सालों तक, 3 इयर्स तक। जैसे सोचिए कि आपने 2020 में ये दिया तो 2023 तक 3 सालों तक आपके यही मार्क्स माने जाएंगे अगर आपके इनसे कम आते हैं तो। लेकिन अगर आपने सोचिए कि थर्ड ईयर एग्जाम दिया और आपके 85 मार्क्स आ गए, तो अब ये मार्क्स ना माना जाएगा आपका ये। तो मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूं कि जो आपका टॉप स्कोर होगा, जो आपका सबसे बेहतर स्कोर होगा, सरकार ने बिल्कुल कहा कि हम वो मानेंगे। अगर आपसे एक बार गलती हो गई तो आप उस गलती को सुधारिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे लोग ये सोच के बैठे हैं कि एक बार हम परीक्षा देंगे तो 3 साल तक वही स्कोर माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप हर साल परीक्षा दीजिए, साल में 2 बार परीक्षा दीजिए और अपने स्कोर को बेहतर से बेहतर बनाइए। हाँ, अगर लेकिन आपका स्कोर कम आता है तो सबसे बेहतर वाला स्कोर माना जाएगा, सबसे टॉप स्कोर माना जाएगा, ना कि कम स्कोर माना जाएगा। तो ये आपके लिए कितना अच्छा है। सरकार ये मान के चल रही है कि हो सकता है अब की बार आपकी प्रिपरेशन ना हुई हो, पिछली बार तो आपके अच्छे मार्क्स आए थे, तो हम वो स्कोर मानेंगे। तो ये देखिए एक अच्छी चीज। स्कोर कार्ड पे मैंने बात कर ली कि स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। टॉप स्कोर या सबसे बेहतर स्कोर आपका जो है वही माना जाएगा। अब आप जो बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूजन का पार्ट बना दिया है लोगों ने, मुझे बच्चों ने मैसेज कर करके ये बात पूछी, मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने हैं, अधिकतम प्रयास कितनी बार आप परीक्षा दे सकते हैं? जितनी बार आप चाहें दे सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम अटेम्प्ट का चर्चा नहीं है। आप जितनी बार चाहिए परीक्षा दीजिए। लेकिन अभी भी जैसे होता था और अब आगे भी होगा कि अधिकतम एज लिमिट होगी, अधिकतम एज की लिमिट, अधिकतम आयु सीमा, कि इस आयु तक के ही लोग परीक्षा दे सकते हैं, उससे ज्यादा आयु के लोग परीक्षा नहीं दे सकते हैं। हाँ, जैसे पहले एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन एज में मिलता था, अभी भी मिलेगा, तो उन्हें भी बिल्कुल कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूं अधिकतम प्रयासों की संख्या, अगर आप मुझसे पूछेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट, तो मैं कहूंगा नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है। सीमा एज पर है, आयु पर है, कि आप इतने उम्र के बाद ये परीक्षा नहीं दे सकते, तो इतने उम्र के अंदर ही आपको ये परीक्षा देनी है और इतने आयु सीमा के अंदर के ही लोगों को ये परीक्षा देनी है। तो ये एक बहुत ही आपके डाउट का विषय कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने हैं, नो लिमिट, बस अधिकतम आयु की सीमा है। अब आप समझिए ये जो परीक्षा है ये कुल 12 भाषाओं में, यानी कि 12 लैंग्वेज में, 12 भाषाओं या 12 लैंग्वेज में कराई जाएगी, ठीक है, जिसमें कई सारी भाषाएं होंगी जो कि इसमें इंक्लूड की जाएंगी और भी भाषाएं आगे चल के जोड़ी जाएंगी। अभी के लिए 12 भाषाओं में ये परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद फिर एक बात आप समझिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए ये जो परीक्षा है इसमें
कई सारे लोगों ने मुझे पूछा कि सर स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जाम्स को क्या इंक्लूड कर लिया जाएगा क्या? देखिए, केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी राज्य सरकार चाहे वो सेट का जो स्कोर है, सेट का जो स्कोर है, सेट स्कोर, उसको अपने किसी भी एग्जाम में यूज कर सकती है। जैसे सोचिए कि आप यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के एक एस्पिरेंट हैं, यूपी ट्रिपल एसएससी के, और यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि इस बार जो सेट परीक्षा दिया है उसके इतने, उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया, ये स्कोर जिसका होगा उसे हम डायरेक्ट अपने में रिक्रूट कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर्स के जो क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र हैं, उनमें भी एक ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया माना जाएगा कि आपके सेट में इतने मार्क्स हैं, मतलब आप इतने, आपके पास स्किल है, इतना नॉलेज है, और वहां पे आपको वरीयता दी जाएगी। वहां पे भी आपको, अभी तक क्या होता था कि हम गवर्नमेंट जॉब की 3-3 साल 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है, मगर पब्लिक सेक्टर में हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हर बच्चे की ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब निजी क्षेत्र में भी आपको वरीयता दी जाएगी आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, कि आपके सेट में इतने स्कोर है, बिल्कुल हम आपको वरीयता देंगे क्योंकि आपने अच्छा स्कोर किया है, इसका मतलब आपके पास नॉलेज अच्छी है। ठीक है, तो ये आप समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इनको भी इंक्लूड किया गया है, मगर इन पर कोई बाध्य नहीं है। ये बाध्य नहीं है, ये चाहे तो खुद को इसमें से जुड़े, एसोसिएट करें, नहीं चाहे तो ना जुड़े, लेकिन सरकार ने तो रास्ता खोल दिया है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी रास्ता खोल दिया है केंद्र सरकार ने कि आप ये स्कोर का यूज करके अपने यहां नौकरियां दें, बच्चों को बार बार परेशान ना करें। पब्लिक सेक्टर्स को भी बोला है कि आप इस स्कोर को देखें, इसका मतलब कि इस बच्चे में एबिलिटी है, स्किल है, और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिक्रूट करें, नौकरियां दें। तो ये एक बात। अब मेरी बात आप समझिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर क्या इससे सिलेक्शन प्रोसेस में सच में तेजी आएगी, क्या हम लोग सच में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाएंगे? तो बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ये प्रपोजल है, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा एक प्रपोजल है, लेकिन देखिए भारत सरकार में, भारत के इतिहास में एक ही समस्या है, यहाँ की चीजें होती बहुत अच्छी हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता है। तो मैं ये बिल्कुल सरकार से दरखास्त करूंगा, जो भी लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनसे ये बात रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनका इंप्लीमेंटेशन अच्छा करें। प्रपोजल बहुत ही अच्छा है सच में, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सरकारी जॉब के लोगों के लिए एक वरदान होने वाला है, तो वरदान होगा। आपको बिल्कुल सेट से घबराने की जरूरत नहीं है, ये सच में आपको बहुत फायदा करेगा। बस आप धैर्य के साथ अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, क्या सिलेबस रहने वाला है इसका। तो देखिए, आप जानते हैं मैं फैक्ट्स पे बातें करता हूं, और फैक्ट ये है कि सरकार ने अभी के लिए सिलेबस पे डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। मगर एक बात जो सरकार ने कही और जो मैं भी मान रहा हूं कि एक अच्छी चीज होगी कि सिलेबस सेम होगा। सेम होगा मतलब कि टीयर 1 के लिए सबको सेम ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने अगर यूपीएससी परीक्षा का स्ट्रक्चर समझा होगा, तो जैसे आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और आईएएस, सारी की प्रीलिम परीक्षा एक होती है, उसका सिलेबस एक होता है। वैसे ही एसएससी, बैंक, रेलवे के टीयर 1 की परीक्षाओं का सिलेबस सेम होगा, समान होगा। आपको सारी ही चीजें अब पढ़ने की जरूरत है। देखिए कुछ लोग क्या करते थे, रेलवे वाले इंग्लिश से बहुत दूर भागते थे, बैंक के लोग मैथ से बिल्कुल दूर भागते थे। तो देखिए ऐसा नहीं कि सारी चीजों, एक चीजों को प्रिविलेंट बना दिया जाएगा या एसएससी का सिलेबस बैंक पे थोपा जाएगा, बैंक का सिलेबस एसएससी, नहीं, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा सिलेबस का, और सारे सिलेबस में जो नॉर्मल स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ऐसा सिलेबस बहुत ही जल्दी सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। और फिर मैं आपके साथ वो न्यूज़ शेयर करूंगा और आपको बिल्कुल डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या सेट का सिलेबस रहने वाला है और अब आपको किस तरह नए सिरे से तैयारी करने की जरूरत है। अभी के लिए आई होप कि मैंने आपको सेट और एनआरए जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, इसके बिल्कुल फैक्ट, जो रियल इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है, वो दी होगी। मैंने बिल्कुल कोशिश की कि कोई को देखें, समझे,
सेट का मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया कि ये चीजें होंगी। आप वीडियो को एक बार दो बार देखें, अगर फिर भी डाउट आता है तो मुझसे जरूर अपने क्वेश्चंस पूछें। और भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इस चैनल के थ्रू डिस्कस करूंगा। जो भी लोग चाहें हमारे इस चैनल के पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अपने फ्रेंड्स में जो भी लोग एसएससी, बैंक, रेलवे के एस्पिरेंट्स होंगे सबको ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि सबको एक रियल इंफॉर्मेशन मिल सके, लोग मिसगाइड ना हो सके, मिसलीड ना हो सके। तब ही जल्दी और भी कई सारे पढ़ाई की बातें करने के लिए इस चैनल पे आएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।